देखो इसके मैं एक पीछे तुम लोगों की एक कहानी बनाता हूँ, इसका क्या रीज़न है, मैं ये क्यों कहाँ से सीखा, ये क्यों ज़रूरी है, मतलब तुम लोगों के लिए क्या फ़ायदेमंद रहेगा ये। देखा ना, जब मैं इस्कॉन इस्कॉन में रहता था तो वहाँ पे भी हमारे लिए ना ऐसे शेड्यूल बनाया जाता था कि सुबह आप कितने बजे उठ रहे हो, ठीक है। उठने के बाद आपने, मतलब मैं आश्रम टाइप से रहता था वहाँ पे। तो उसमें ऐसा होता था कि जैसे मतलब वहाँ ये मान के चलो आध्यात्मिक है ना, तो यहाँ पे अपन पढ़ाई की बात करेंगे, वहाँ पे मैं आध्यात्मिक के बारे में बता देता हूँ। तो उसमें ऐसा होता है कि आप दिन में कितने अपना आध्यात्मिक आवर में दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसा टाइप से था वो। तो उसमें रहता था हमारा एक ऐसे शेड्यूल बनाया जाता था। तो उससे मैंने एक चीज़ देखा कि जब मेरे जो शिक्षा गुरु थे तो वो ये बोलते थे, देखो इसका पर्पज़ इतना ही है कि आप लोग अपने आप को एनालाइज कर पाओ कि हम कहाँ पे अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। तो ये जो शेड्यूल जो बनाया गया इसका एकमात्र पर्पज़ यही है, एक तो आप अपने आप को जान पाओ, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप मान लो कि आप मेरे से कोई सजेशन लोगे तो मैं सबसे पहले यही मांगूंगा, मैं फिर बता रहा हूँ। तो आप लोग इसके प्रिंट आउट करवा लेना या फिर जो भी है देख लेना, कैसे भी इसको मेंटेन करोगे आप। ज़्यादा अच्छा था कि प्रिंट आउट कर लो या फिर देख लेना, ऑनलाइन भी तो हो सकता है ना इसका, कर सकते हैं शायद, एडिट कर करा के देख। तो जैसे मान लो कि मुझे आप लोगों को पता रहेगा भाई वेकअप टाइम आपका क्या रह रहा है, ठीक है। स्लीपिंग टाइम आपका क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे पता होनी चाहिए, ज़रूरी है कि आप कब सो रहे हो कब उठ रहे हो। पता लग रहा है कि आप, जैसे मान लो कि अमित ही मान लो अपने मेरे सामने प्रॉब्लम लेके ऐसा, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मान लो मैंने शेड्यूल मांगा तुम लोगों से, तो मैं बोलूँगा कि बताओ कि तुम्हारा शेड्यूल कहाँ पे है। तो फिर अमित का पता लगा कि वेकअप टाइमिंग रात सुबह 10 बजे हो रहा है और रात को सो रहा है वो, मान लो कि 2 बजे तक सो रहा है, 8-8 घंटे सो रहा है। तो ठीक है 8 घंटे सोना चाहिए, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, पर दिन में भी वो 4 घंटे सो रहा है तो इसे पता लगेगा भाई अमित तो सोने में 4 घंटे ज़्यादा ख़राब कर रहा है। तो मैं बोलूँगा भाई इसमें सुधार करो। तो एक मेरे मॉनिटरिंग में रहोगे तो इससे रहेगा कि आप लोगों का शेड्यूल सही हो जाए। दूसरी बात फिर बता दो एक, हाँ ये भी बात याद रखना कि ईमानदारी अपनाना। और मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे साथ बेईमानी करके तुम क्या ही कर लोगे, खुद के साथ बेईमानी करोगे। तो ये चीज़ भी याद रखना कि पता लगा झूठ मार कर कुछ भी भर के दे दिए मुझे, वो भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ट्राई करो कि जैसे आप सब कुछ अपने इस अकॉर्डिंग लाने के लिए तो मंडे से अपना जो भी शुरू कर लेना। और एक बार एक डायरी मेंटेन करो और डायरी में पूरा कितने वीक अपने पास बचे हैं, ठीक है, उस अकॉर्डिंग एक बचाओ। सोचो कि लगभग देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है। तो ये मान के चलो 4 4 8 12 16 16 4 20 के समथिंग, 20 21 के समथिंग तुम्हारे पास 21 से 22 वीक बचे हैं तुम्हारे पास। 166 डेज हैं ओनली हमारे पास। हाँ वही ना, वीक के अनुसार सोचो कि वीक में अपने को ये करना। तो सोचो कि अब ये सोचो कि पर डे, अब जैसे मैं बता रहा हूँ देखो एनसीईआरटी 3 बार पढ़ना ही है, 3 बार पढ़ के जाओगे ना तो पीटी प्लस मेंस के लिए श्योर हो जाओगे, ठीक है। वो पढ़ना ही है भाई, वो पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है, समझो कोई चीज़, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी भाई 3 बार पढ़ना अपने को, तो भाई जब ध्यान समझना, जब पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो टोटल टाइमर का यूज़ करना अब। और ये शेड्यूल है ना जब भी आप फॉलो कर पाओगे जब आपके पास टाइमर करोगे, चाहे तो मोबाइल में टाइमर यूज़ कर सकते हो, नहीं तो एक टाइम वॉच वाली भी आती है, ठीक है, चाहे तो वो ले सकते हो आप। वो ज़्यादा बढ़िया है, मतलब वो स्पेशली जैसे मोबाइल में क्या होता है कि अपन 10 यूज़ करते हैं तो मोबाइल में इतना परफेक्टली यूज़ नहीं कर पाओगे। तो टाइमर वॉच करके आती है वो, ज़्यादा 40-50 रुपये की आती है। तो उसमें क्या करना आपको, जैसे मान लो कि भाई आप मान लो कि पढ़ाई का टोटल हाउस जोड़ने हैं अपने उसमें, ठीक है। जैसे मान लो वेकअप हो गया, रूटीन एक्टिविटी हो गई आपकी, 5-10 मिनट मेडिटेशन कर लिया अपना, रिवीजन किया यस्टरडे जो आपने पढ़ा है उसका, ठीक है। तो कितना किया, आधा घंटा हो गया, फिर न्यूज़पेपर पढ़ा, कितनी देर में पढ़ा। तो ऐसे जब टाइम कैलकुलेट करके रखोगे पे पूरे डे का भी तुम्हारे पास टाइम रहेगा कि, ठीक है। फिर उससे ये भी पता लगेगा तुम कहाँ टाइम ख़राब कर रहे हो, कहाँ से तुम टाइम बचा सकते हो अपना, कहीं ज़्यादा तो नहीं सो रहे या कम सो रहे हो। आज मेरे पास अब क्या है ना, मैंने बोल रहा था ना कि अब यहाँ पे अब पीटी का बुखार चढ़ने वाला है लोगों को, दिसंबर हो गया, अब बस पीटी के लोग तैयारी करने आएंगे। तो अब रोज़ ऐसा हो रहा है कि 2-3 दिन में अब देख लेना एडमिशन बढ़ने वाले ऑफलाइन में, इसीलिए तो नए बैच शुरू कर रहा हूँ ऑफलाइन में। तो वो आ जाए तो एक बंदा ऐसा है तो वो 3-3 घंटे सोते हैं। मैं बोला कि भाई पहले तो आप सोना सीखिए। तो बोला नहीं सर फिर पढ़ाई कैसे होगी। मैं बोला कि भाई इसीलिए तो तुम्हारी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, तो पहले तो सोना सीखिए, कम से कम 6 घंटे मिनिमम सोना है, ठीक है। तो ये भी दिक्कत रहती है बच्चों के साथ, बहुत कम भी सोते हैं, तो ये भी सही चीज़ नहीं है, ये चीज़ याद रख लेना। दूसरी चीज़ ये है कि भाई स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा भी नहीं सोना है, 12 घंटे कुंभकर्ण भी नहीं बनना है। मेरा मानना है देखो 6 से 8 घंटे के बीच में। और ज़्यादा अच्छा है कि आप टुकड़ों में सो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मान लो 6 घंटे रात वाली नींद होगी, अगर आधा 1 घंटा दिन में अगर सोते हो आप तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ाएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि आप रात में आराम से 5-6 घंटे सो जाइए,
ठीक है। दिन में आधा 1 घंटे का नैप ज़रूर लेना चाहिए, उससे फ्रेश हो जाते हो आप। अब मेरा मानना है कि ये फेज 2 के बाद आप ज़रूर, जैसे ये डाला भी है, लंच के बाद सबसे बेस्ट तरीका है जैसे कि खाने के बाद में लंच के सो जाओ, रेस्ट कर लो, और उस टाइम नींद भी आ जाती है क्योंकि खाना वाना को नशा चढ़ता ही है उस टाइम। तो आराम से मोस्टली मेरे अनुसार आधे घंटे नींद आएगी और वो फ्रेश हो जाओगे आप, तो आराम से फिर ये काम चल जाएगा। फिर उसके बाद में ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपको जो डली हुई है डिनर से पहले, तो थोड़ा बहुत वर्कआउट करके आ जाओ। जैसे मान लो कि कोई बैडमिंटन खेल लिया, या ठीक है कोई मान लो कि बाहर जाके अपना रनिंग वनिंग करके आ गया, ये करना चाहिए। मतलब मेरा मानना है कि देखो, मैं इसमें जो डाला गया है शेड्यूल, इसमें तुम्हें सब कुछ प्रॉपर बैलेंस मिलेगा। आप अपनी एक्टिविटी, पर्सनल एक्टिविटी भी आप कर सकते हो इसमें, जो भी आपको लगता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसमें ध्यान में रखी गई है कि ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई इसमें ऐसा कुछ नहीं डाला गया है, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना। दूसरी बात एक चीज़ ये याद रखना कि वीक के अनुसार डिवाइडेड कर लो, और फिर जब पहली बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो टाइम लिख लेना कितना टाइम लगा था पहली बार, तो वो टाइमर वाच का यूज़ करना, तो उससे है ना बहुत हेल्प मिलेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो टाइमर वॉच जरूर रखना, उसे पूरे तुम्हारे जब भाई एनसीईआरटी में इतना टाइम, तो तुम्हारे है ना, जब पहली बार एक बार एनसीईआरटी करोगे तो सोच सकते एक आध महीना लग जाएगा। तुम्हारे पास एक एनसीईआरटी का टाइम रहेगा कि इसे एनसीईआरटी पढ़ने में, जैसे मैं क्या करता था, बुक पढ़ता था, उसी पे लिख लेता था कि इतना टाइम लगता है इसमें। तो जब भी मान लो मुझे रिवीजन की प्लानिंग करनी होगी, तो मैं उसी अकॉर्डिंग रिवीजन की प्लानिंग करूँगा, उसी अकॉर्डिंग मुझे स्टडी ऑफ द हावर बढ़ाऊंगा ना अपने। तो ऑटोमेटिक जब ये तुम्हारे पास है ना, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ाई सिस्टमेटिक ही होती है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से रखोगे, जैसे मान लो एनसीईआरटी इतना टाइम लगता है, तो मान लो कि भाई मार्च के बाद मुझे एक बार और रिवीजन करना है, पता लग रहा है कि हमें 20 दिन चाहिए, 8 घंटे अगर पर हाउस पढ़ रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग भाई 20 अकॉर्डिंग 12 दिन मुझे करंट अफेयर मैगजीन के लिए चाहिए। तो ऐसे रिवीजन के जो स्ट्रेटेजी है वो शानदार बना के रखना। बार फिर बता रहा हूँ, बैलेंस अप्रोच रखोगे, ये एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है। बस बैलेंस अप्रोच रखना कि सीसेट को भी अपने को टाइम देना, करंट अफेयर को भी टाइम देना, और दूसरी बात सारे सब्जेक्टों को इक्वल टाइम देना। जो मैं अपने आप को कमी देखता हूँ, तो मेरा ये सबसे बड़ी कमी यही रही थी कि मैंने जैसे मान लो कि हिस्ट्री मैंने खूब पढ़ा, पॉलिटी खूब पढ़ा, ज्योग्राफी मैंने बहुत कम ध्यान दिया, इकोनॉमिक इकोलॉजी में बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, साइंस टेक में बिल्कुल, यही कारण रहा कि मेरा जैसे कई बार जीएस हो जाता, कभी जीएस नहीं हो रहा। तो ये रीज़न है, मैं आप क्लियर बता रहा हूँ मेरी प्रॉब्लम जो कमी है, और मैं बता रहा हूँ सब बच्चों के साथ यही होता है। तो सब सब्जेक्ट के साथ न्याय कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि अपने जो पसंद आता है सब्जेक्ट, या दूसरी बात गलती क्या करते हैं, हम हमेशा पॉलिटी से शुरुआत करते हैं, तो वो भी एक बड़ी गलती। ठीक है, कोई नहीं, मैं एनसीईआरटी वहाँ से शुरू कर दूंगा, हिस्ट्री से शुरू कर दूंगा, ठीक है। मैं ज्योग्राफी वहाँ पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमी उसको, ठीक है, हाँ ठीक है, हिस्ट्री से शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो कमी सबसे बड़ी जो मैंने जो देखी, तो इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज अपने को लेके चलना है। और मैं फिर बता रहा हूँ, कोई जरूरी, सब अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। जो मान लो कि हो सकता है कि वो तीनों टाइम में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, कोई इशू नहीं, पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। दूसरी बात, इससे अगर आपको, जब आप ऑब्जर्व करोगे अपने आप को, तो आपको कमियाँ पता लगेगी कि भाई मेरी ये कमियाँ हैं, मैं यहाँ टाइम ख़राब कर रहा हूँ, या मैं अपने बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। रूटीन एक्टिविटी भी आपको डाला है, मेडिटेशन भी करना चाहिए। मेडिटेशन की जगह देखिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लो मेडिटेशन कर सकते हो आप, कोई व्यायाम कर सकते हो आप, या मान लो कि कोई नमाज़ अदा कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, मंदिर वंदिर जा रहा है, तो वो भी पॉजिटिव एनर्जी। और मेरा एक मैं बता रहा हूँ, इस जर्नी में शायद मैंने जो भी ये चीज़ें मिस किया, कहीं ना कहीं है ना, अपन बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के चक्करों में इतना ज़्यादा मतलब चले जाते हैं, बुकिस्ट हो जाते हैं, इतना नहीं, व्यवहारिक रहना चाहिए। जैसे मान लो कि जो भी सुप्रीम पावर है, बात देखो भगवान है या नहीं है, ये सब फालतू की बात है। बात ये है कि उससे अपना बिलीव सिस्टम काम कर रहा है, समाज चल रहा है, तो वो सही चीज़ है, सही चीज़ है, तो उसके आगे झुकने में क्या ही दिक्कत है। तो मेरा मानना चाहिए अपना दिनचर्या में ज़रूर हिस्सा रखिए, अपने जो भी गॉड है उसको आप याद करते हो, तो ज़रूर मैं बताऊँ ना, पॉजिटिव एनर्जी देती है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से बचा के रखती है। और शायद कहीं ना कहीं मेरी एक कमज़ोरी ये भी रही, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना कि अपनी डेली रूटीन में इसको चीज़ को ज़रूर डालो, कि आप जो भी प्रेयर्स करो होनी चाहिए, मतलब, या कोई जैसे मान लो कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, अपना डेली रूटीन है, ठीक है, कोई कुरान पढ़ रहा है, ठीक है, कोई नमाज अदा कर रहा है, ठीक है, कोई बाइबल पढ़ रहा है, मतलब जो भी है, मतलब ज़रूर रखो, अपना एक हैबिट बना के रखो, मतलब होना चाहिए। थोड़ा बहुत मंदिर जा रहे हो आप, मस्जिद जा रहे हो, जो भी है होना चाहिए, वो बेसिक रूटीन में होना चाहिए। क्योंकि ना, मैं बता रहा हूँ ना, आगे जाके फिर इंसान नहीं रहोगे आप लोग। मान लो कलेक्टर बन भी गए तो घमंड आ जाएगा, क्योंकि जिस दिन जब तक आप झुकना नहीं सीखे ना, तो कुछ ही नहीं है फिर आप। तो मेरा मानना है कि पर डे का रूटीन में ज़रूर रखना, योगा ज़रूर करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, और कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा गेम खेलो। तो ये इसी के लिए टाइम दिया गया है। देखो, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में जब आके शाम को आराम से तुम छोटा मोटा कोई भी गेम, बैडमिंटन कुछ भी खेल सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा मान लो कि 5-10 मिनट आप मेडिटेशन कर लिए, कोई भी व्यायाम योगा करना चाहिए जो आपको फ्रेश दिलाए, ठीक है।
वेकअप टाइम अगर रूटीन आपकी एक्टिविटी जो भी फ्रेश होना सब आराम से 5 से 10 मिनट मेडिटेशन किया। रिवीजन जो आपने पिछले बार पढ़ा तो ये बहुत अच्छा अप्रोच है कि ज़्यादा रिवीजन कैसे होगा, तो रिवीजन साथ में लेके चलो पर वीक। कल रात को जो पढ़ा था आज सुबह उठते सबसे पहले रिवाइज कर लो, तो वो ज़िंदगी भर भूलोगे भी नहीं। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में क्या करना है, न्यूज़पेपर मैं फिर बार बता रहा हूँ, एटलीस्ट जिसमें मैं भी है ना, देखो मैं सिंपल से बता रहा हूँ, मैं क्यों हकीकत बोलूँ, मैं न्यूज़पेपर मैं भी देखता हूँ, बस एटलीस्ट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ देश दुनिया में क्या चल रहा है। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो मैं ऐसे नहीं बोला कि ठीक है, अगर आप डेप्थ में जाके पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिसका मान लो कि रूटीन बन चुका है, देखो मेरी बात तो मुझे पता है तुम लोग फॉलो किए नहीं होंगे, पर वही है, लापरवाह तो हुई। तो मान लो जो फॉलो कर रहा है तो मैं तो बोलूँगा उसको पढ़ते रहिए, आराम से अच्छे से करते रहिए। और जो मान लो कि नहीं कर रहा तो मैं उसको इतना बोलूँगा एटलीस्ट जाके भाई देख लो कि क्या न्यूज़ में है। एटलीस्ट कोई हिंदी न्यूज़पेपर जाके देख लो भाई, क्या आया देश दुनिया में, क्या हो रहा है, कहाँ कोई विवाद हो रहा है, क्या है, किस तरीके का क्या चल रहा है देश दुनिया में। एटलीस्ट देखो, चाहे 15-20, मेरे अनुसार 10 मिनट भी नहीं लगती किसी न्यूज़पेपर को कैसे टटोलना ही सीख जाओ। मेरा मानता भाई ज़्यादा अच्छा तो बेस्ट यूज है, उसको एक एक चीज़ पढ़ो, पर मेरा मानना है कि एटलीस्ट इतना ही कर लेना कि देखो तो सीधी देश दुनिया में, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट हो, इतना तो पता होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, ऑल इंडिया रेडियो सुन लेना, पर वही है कि आप लोग करते तो हो नहीं। 15 मिनट का आता है, उसमें पूरा आपको न्यूज़ के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मिल जाएगी वहाँ पे पर डे की। फिर फेज़ 1 में मान लो कि आप अपने अनुसार जो है डिसाइड कर लेना कि आप कितने फेज़ और लेके चलोगे, 2 घंटे का, 3 घंटे का, जो भी अपने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना कि कौन से सब्जेक्ट लेके चलोगे, क्या पढ़ने वाले हो। पर मैं फिर बता रहा हूँ, ट्राई करना कि अपना पॉलिटी मत शुरू करो, कि पॉलिटी मैं बता रहा हूँ, मैं फिक्स बता दूंगा वो क्वेश्चन बन जाएंगे। ट्राई करो इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ने का, साइंस टेक पढ़ने का पढ़ो, मैं सही बता रहा हूँ। साइंस टेक में नोट्स दूंगा अभी कुछ दिन में, शायद कंप्लीट होने वाले अभी कुछ दिन में, तृप्ति का नोट्स मैं दूंगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा, नोट्स वो पढ़ लेना, ठीक। पर हाँ, अभी तुम ऐसा कर सकते हो, साइंस में अपना बेस बनाने के लिए 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन वहाँ से हमेशा आते हैं। तो अभी ये करो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ो, जियोग्राफी पढ़ो, जिसने जियोग्राफी पढ़ ले इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे पकड़ बनाए, साइंस टेक पे पकड़ बनाओ, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी अपन हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो ये चीज़ ये ट्राई करो कि इसमें ये लो, ठीक है। फिर लंच ब्रेक करो, फिर उसके बाद सो जाना। फेज 2 में फिर सोचो कि क्या अपने को लेना, कौन सा सब्जेक्ट चाहो। तो देखो वो सबका अलग अलग होता है, कोई चाहता है कि मैंने इसी सब्जेक्ट को मैं आगे कंटिन्यू करूँ, तो ये भी है, किया जा सकता है ऐसा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अलग सब्जेक्ट लो, ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग। कोई यहाँ सब्जेक्ट जो हिस्ट्री पढ़ रहा है तो वो यहाँ पे भी हिस्ट्री पढ़ सकता है, यहाँ पे भी हिस्ट्री पढ़ सकता है, याद रखना। कोई ज़रूरी नहीं, अपने अपने अकॉर्डिंग है, ठीक है। कोई ऐसा भी हो सकता है यहाँ हिस्ट्री पढ़े, ठीक है, यहाँ पॉलिटी पढ़ रहा है, ठीक। पर मेरा मानना जैसे हिस्ट्री पॉलिटी साथ में पढ़नी चाहिए, ज्योग्राफी और इकोनॉमी साथ में पढ़नी चाहिए। तो आप ये कर सकते हो कि सुबह मान लो ज्योग्राफी पढ़े, शाम को इकोनॉमी, और यहाँ पे करंट अफेयर का डाल दिए फेज 3 में। तो मैंने बोला ना, डे पर डे आपको करंट अफेयर भी साथ में लेके चलना है, तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। करंट अफेयर लेके चलो, तो मेरा माना योजना मैगजीन इनसे शुरू कर दो, और साथ में मान लो विजय का मैगजीन जो कर रहे हो, तो ये चीज़ें की जा सकती है, ठीक है। दूसरी बात एक चीज़ याद रखो कि जैसे आपको मान लो कि इनकम्प्लीट टास्क शेड्यूल अगर कुछ रह गया हो, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एक और चीज़ है ना, एक तो जैसे इसमें आप सबसे पहले अपने एनसीईआरटी रखो, एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ना अपना शुरू करना, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो। और करंट अफेयर में मैं फिर बता रहा हूँ, योजना पढ़ना शुरू करो, योजना, डाउन टू अर्थ मैगजीन हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ये साइंस रिपोर्ट, ये देखो। करंट अफेयर में आप 3rd पेज में करंट अफेयर को ले सकते हो। यहाँ पे 2 एनसीईआरटी, जैसे मान लो ज्योग्राफी का ले लिया तो इकोनॉमी साथ में पढ़ते रहो, या हिस्ट्री ले रहे हो तो पॉलिटी साथ में पढ़ना, साइंस ले रहे हो तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला कुछ सब्जेक्ट लेके बैठो, ठीक है। ऐसा करना है। साथ के साथ है ना, जैसे मान लो कि बीच बीच में जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़े तो ज्योग्राफी के PYQ जरूर देखो, सिलेबस। और मेरे देखो रूटीन एक्टिविटी सबसे पहले यहाँ पे, जब रिवीजन तो कर ले लोगे, सबसे पहले जब कुछ नया पढ़ने जा रहे हो उससे पहले सिलेबस देखो, और PYQ जरूर जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने जा रहे हो। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ये काम जरूर कर लो, अपने रूटीन, डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ। ऐसे नहीं होगा तुम लोगों से, मैं पिछले 5-6 महीने से बोलते आ रहा हूँ, तभी भी नहीं हो रहा तुम लोगों से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, फिर आराम से सो जाना। तो ये मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी मेरे से अगर पढ़ाई के बारे में, जिसका पढ़ाई नहीं हो रहा, सर ये नहीं हो रहा, तो मैं पहले बता रहा हूँ, मैं ये मांगूंगा। और ऐसा नहीं कि कोई एक दिन में आके भर दिया, इसको भी भरने का भी अपना टाइमिंग बनाना नहीं तो मैं देखो, मैं भी ये चीज़ों की रह चुका हूँ, इस टाइप की ज़िंदगी जी को मुझे पता है नहीं क्या होता है। अच्छा सर से बात करनी है अभी, चलो ठीक, फटाफट भर दो, ऐसे अनुमान लगा दो, 6 बजे उठा था मैं उस दिन, वो 5 बजे, ऐसे करके
ये गलती मत करना, कोई मतलब नहीं है फ्रिज के यूटिलाइजेशन का। पर डे आपको रात में सोने से पहले इसको भर के ही सोना है, ये चीज़ याद रख लेना, तो उससे आप अच्छा एनालाइज कर पाओगे। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये फॉलो करते हो आप, जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा और आगे जाके सफल आदमी बनोगे। मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि आप सुधर जाओगे अपनी दिनचर्या। ठीक है, तो हो गया। अब चलो क्लास करते हैं। एक ही कॉम्बिनेशन, चलो ठीक है। अब वो इकोनॉमी कर रहे हैं ना, कहाँ तक पढ़ लिया था उस दिन? अरे कहाँ सो गए क्या सब लोग? बताइए कहाँ तक पढ़े थे थर्सडे को? मुद्रास्फीति हुई थी। तो ये तरलता जाल हो गया था उस दिन, लिक्विडिटी ट्रैक, ये तो हो ही गया था। स्टेक इन्फ्लेशन, बोटल नेक इन्फ्लेशन भी हो गया था, तरलता जाल भी करवा दिया था मैंने, है ना? बताइए। अच्छा सर, व्यापार चक्र फिलिप्स वक्र पर है सर, यहाँ तक है व्यापार चक्र। अच्छा, यहाँ से शुरू करना है ना? हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। चलो ठीक है। मुझे ऐसा डाउट लग रहा है शायद मैं यहाँ ये नहीं पढ़ाया हूँ, तो एक बार पढ़ा ही देता हूँ। ये तो पढ़ाया मुझे याद अच्छे से। ठीक है, चलो यहाँ से कर लेते हैं एक बार तरलता जाल। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैक क्या होता है कि किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि विस्तारित मौद्रिक नीति के बावजूद भी, मतलब अपन ने मार्केट में कम रेट पे ब्याज मतलब लोन बांटने छोड़ के रखा है, फिर भी आर्थिक समृद्धि दर नहीं बढ़ती, अर्थात मुद्रा प्रवाह तरलता में पर्याप्त वृद्धि के बाद भी निवेशक निवेश के बजाय उस राशि को अपने पास संचित करने का प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है लिक्विडिटी ट्रैक में पक्ष के हैं, क्योंकि निवेशकों को निवेश में अत्यंत कम लाभ की संभावना दिखाई देती है, इसलिए सस्ती मौद्रिक नीति ग्रोथ बढ़ाने में सफल नहीं हो पाती, तो उसको बोला जाता है लिक्विडिटी ट्रैक। ठीक है, अगला है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल सर्पिलर। ठीक है, मतलब एक, यदि मजदूरी दर में वृद्धि होती है सोचो, तो उसके कारण क्या होगा, मुद्रास्फीति दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि समझ इसके बाद पैसे आएंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे तो ज़्यादा मार्केट जाके सामान खरीदेगा, सामान खरीदेगा तो डिमांड बढ़ाएगा, जब डिमांड बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिक दाम प्राइस बढ़ जाएगी। तथा जब मुद्रास्फीति दर में वृद्धि होती है तो श्रमिकों द्वारा मजदूरी दर में वृद्धि की मांग की जाती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिक जाल में फंस जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की मैंने उस दिन समझाया था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मतलब जैसे मान लो कि एक दिक्कत ये भी यहीं तक हुआ था, ये बस यहीं तक हुआ था। हाँ वो मुझे पता लग गया। ठीक है, तो मान लो कि जैसे मैंने उस दिन भी एक एग्जांपल समझाया था, जैसे मान लो कि इंडस्ट्री में क्या होता है, मजदूर हमेशा उसकी बढ़ाने की मांग करते हैं कि हमारे मेहनताना बढ़ाओ। मेहनताना मान लो उनका बढ़ गया तो समझ बात है, कंपनी की कॉस्ट भी बढ़ी, कंपनी की कॉस्ट बढ़ी तो वस्तु क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। जब महंगी हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, तो वही जो सामान लोग खरीदने जाएंगे श्रमिक, तो हर चीज़ महंगी होगी ना फिर, तो फिर ऑटोमेटिक उसका नुकसान होगा। तो उसके कंपैरिजन में उसकी जो है महंगाई के कंपैरिजन उसके मान लो वेतन कम बढ़ा, तो ये भी एक दिक्कत आती है ना। इस प्रकार अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति जाल में फंस जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करके आपूर्ति वृद्धि का प्रयास करना चाहिए, अपने को सप्लाई बढ़ानी चाहिए। मुद्रास्फीति की दर अधिक है तो मान लो मजदूरी दर भी अधिक होती है, ये चीज़ याद रखना, ऑटोमेटिक है, इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन अच्छा है। अब बात आती है व्यापार चक्र की। ठीक है, व्यापार चक्र किसी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव को दर्शाता है। ठीक है, अर्थात ये व्यापार की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। दूसरे शब्दों में व्यापार चक्र आर्थिक मंदी और तेजी के मध्य की गतिविधियों को इंगित करता है।
यह दर्शाता है कि व्यापार में समय अनुसार परिस्थितियाँ बदल रही है। मान लो कभी ग्रोथ हो रही है, कभी डाउन आ रहा है। जैसे देखा हो ना, जैसे सेंसेक्स के देखते हो, जो मान लो मुंबई सेंसेक्स इनके कंपनी निफ्टी है, इनके जब मान लो कि बहुत अच्छा कोई, जैसे अभी तीनों राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट एकदम उस दिन बहुत हाइक हो गया था, कभी मान लो कि कोई बहुत बड़ी घटना होगी तो नीचे हो गया, तो ये जो है व्यापार चक्र उसको शो करता है उतार चढ़ाव को। ठीक है, व्यापार चक्र जैसे मान लो कोई बिजनेस है जिसमें कभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया और कभी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो ये क्या हो गया, एक पीरियड हो गया ना, एक साइकिल हो गया ना, तो चक्कर हो गया। अब आती है डिसइन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति में कमी, अवमंदन या सुस्ती भी बोलते हैं, या स्लो डाउन बोलते हैं। मतलब कि सोचो कि बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आ चुका है इकोनॉमी। इस स्थिति में क्या होता है कि कीमतों में वृद्धि के बाद मांग में कमी के कारण मुद्रास्फीति दर में कमी आने लगती है, अर्थात यह मुद्रास्फीति नियंत्रण का परिणाम है। ठीक है, तो डिमांड ज़्यादा बढ़ गई सप्लाई से। देखो मान लो कि ध्यान समझो, जैसे टमाटर का भी आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, टमाटर क्या थे, जैसे मान लो कि अभी तो लगभग 20-30 रुपये किलो चल रहा है, तो जैसे मैं 1 किलो टमाटर ले आता हूँ, ध्यान समझना ये चीज़। जैसे टमाटर महंगे हो गए 200 रुपये, तो भाई मैं तो छोड़ ही दिया था, मतलब समझ रहे हो ना। तो मांग में ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। अब ध्यान से समझना, जब देखो जैसे मान लो 30 रुपये केजी टमाटर मिल रहा था, तो मैं मान लो 1 केजी टमाटर खरीद के ला रहा था। ठीक है, 30 रुपये में 1 केजी आ रहा था। अब मान लो 200 रुपये हो गया, तो स्वाभाविक सी बात मैं खरीद के नहीं ला रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक क्या हो, डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गया था। ठीक, अब सोचो प्राइस बढ़ गया, डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, अब डिमांड कम हो गई तो ऑटोमेटिक इसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि अपन जानते हैं जब डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, और सप्लाई मान लो कि वही बनी हुई है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, प्राइस डाउन होने ही पड़ेंगे। इसलिए सोचो ना, नहीं तो सोचो उस टाइम टमाटर का 200 भाव चले गए थे, तो 2 कारण होते हैं उसमें, तो सप्लाई भी बढ़ा दी जाती है, दूसरा होता है कि ऑटोमेटिक भाई डिमांड इतनी कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसके दाम घट जाते हैं। तो यही बताया कि मांग में कमी के कारण मुद्रास्फीति दर में कमी आने लगती है, अर्थात ये मुद्रास्फीति नियंत्रण का परिणाम है। ठीक है, अब है डी इन्फ्लेशन। ठीक है, मुद्रा संकुचन। अब देखो, जब वस्तुओं सेवाओं की कीमतें अपने सामान्य स्तर से नीचे हो जाती है तो ये स्थिति अस्फीति कहलाती है। इस स्थिति में आपूर्ति जो होती है मांग से अधिक हो जाती है। जैसे कभी देखना ये कभी कोई मोबाइल था पुराना वाला, ठीक, मतलब पुराने मतलब नया मोबाइल था, उसका कोई नया वर्जन आ गया, जैसे मान लो कि पहले ये 5,000 रुपये का था, परंतु जब इसका नया वर्जन आ गया तो सब ऐसे बताया अभी मार्केट में कुछ इसके पीस बची हुई है, तो इसको ऑटोमेटिक जो है 4,000 में कर देगा। सोचो इसकी जो है डाउन फी बेचा जा रहा है उसको, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये डी इन्फ्लेशन दिखा रहा है कि महंगाई की जगह उल्टा क्या हो रहा है, सस्ता हो रहा है। तो इसका 2 कारण हो सकता है कि सप्लाई ज़्यादा हो जाए डिमांड से। ठीक है, याद रखना, जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है बस महंगाई बढ़ेगी, जहाँ सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। ठीक है, अगला डबल डिप या ड्रॉप या गर्त या मतलब दोहरी मंदी। यदि अर्थव्यवस्था में मंदी को दूर करने के लिए सरकार में केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाया गया प्रयास असफल हो जाए तो अर्थव्यवस्था में पुनः मंदी आ सकती है। ठीक है, मान लो बैंक भी RBI जो अपना रहा है उससे भी कुछ नहीं हो रहा, गवर्नमेंट करे उससे भी कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको बोला जाता है डबल डिप। इस अवस्था में सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होती है। सप्लाई ज़्यादा होगी, ध्यान समझना, तो दाम बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो क्या होगा, मंदी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो व्यापार चक्र यही हो गया। देखो, इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन कब बढ़ता है, मैंने बोला था डिमांड जब बढ़ती है, तो पीक पे चला गया। अब देखो मैंने क्या बोला था, जब बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाए, देखो सोचो, अपने को पता है इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, जब डिमांड बढ़ती है तभी इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब बहुत ज़्यादा चलने जाने पर ऑटोमेटिक क्या होता है, डिमांड कम होने लग जाती है, धीरे धीरे डिमांड कम होने लग जाती है तो प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ठीक है, अब मान लो कि सप्लाई बहुत ज़्यादा करने लग गया तो और ज़्यादा कम होने लग गया उसका, तो ये मंदी पे चले जाता है, ध्यान समझना। फिर उसके बाद में जब सप्लाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, तो अब मान लो कि डिमांड वापस से बढ़ रही है, तो वापस से जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसी में देखो सारी ये चीज़ें आती, मुद्रा अस्फीति या मुद्रा संकुचन, डी इन्फ्लेशन। ठीक है, ये वाला जब इससे मान लो कि इसके बेसिक रेट उससे कम नीचे आने लग जाए, डबल डिप या थ्रो गर्थ ये होता है, ये पूरा डबल। मंदी अवसाद, रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, जब नेगेटिव होता है तो ये रखना, ये वाला जो है रिसेशन मंदी कहलाता है। और मंदन सुस्ती, स्लो डाउन है, ज़्यादा कुछ इकोनॉमी में कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है,
अब आता है फिलिप्स वक्र, ये डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि याद मुझे अच्छी तरीके से, उस टाइम भी कोरोना के काल में भी उस टाइम बहुत सारे कवर कर वो थे वक्र वो चल रहे थे चर्चा में। पर यूपीएससी देखो आखिर में यही क्यों पूछती, फिलिप्स वक्र क्यों पूछी। आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी में दिया हुआ। अरे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, यूपीएससी मोस्टली उन्हीं क्वेश्चनों को पूछती है जो एनसीईआरटी इनमें मेंशन किए हुए हैं, वो आलतू फालतू सवाल नहीं पूछती। इसीलिए बता रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि वो आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं बनाती भाई, वो उसका स्टैंडर्ड है, उसको अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखती है वो, ठीक है। तो ये दिया है, जाके पढ़ोगे तो मिल जाएगा आपको। सोचो कि अगर यदि मुद्रास्फीति दर तथा बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, ये क्या बताता है, देखो ध्यान से समझना। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है ना, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो है, जैसे मान लो इन्फ्लेशन ऐसे बढ़ रही है तो बेरोजगारी ऐसे कम होती है, ठीक है। तो ये यार जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बेरोजगारी दर कम होती है, यही फिलिप्स वक्र, ठीक है। यह मुद्रास्फीति दर तथा बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। मान लो ये बेरोजगारी की दर है, ठीक है, ये मान लो इन्फ्लेशन है, जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, ये वाला ही वहीं पे है ना, अच्छा ये, हाँ देखो मुद्रास्फीति मान लो कि जब 8 थी, ठीक है, तो इन्फ्लेशन मान लो कि 2-3 लोग बेरोजगार थे, या फिर मान लो कि इधर से लेते हैं अपन, हाँ इधर से लेना, जैसे मान लो कि इधर जैसे इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा था तो बेरोजगारी दर ऑटोमेटिक कम होती जा रही थी, देखिए बेरोजगारी दर है, तो ये चीज़ याद रखना। पर ऐसा नहीं नॉर्मल कंडीशन होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है तब तो और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाती है। इस वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति में बेरोजगारी दर में व्युत्क्रम मतलब इन्वर्स रिलेशन है, ये चीज़ याद रखना। यदि मुद्रास्फीति दर में वृद्धि होगी तो बेरोजगारी की दर में कमी आएगी, अतः बेरोजगारी में कमी के लिए सीमित व नियंत्रित मात्रा में, याद रखना ये चीज़, नियंत्रित मात्रा में मुद्रास्फीति दर में वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब ऐसा क्यों, ये चीज़ समझो। देखो जैसे मान लो कि कोई दुकान है, ठीक है, अब मान लो कोई फैक्ट्री है, वो प्रोडक्शन कर रही है, पहले मान लो कि 5 रुपये में कर रही थी, ठीक है, और वो बेच पा रही थी 6 रुपये में, 5 में प्रोडक्शन करी 6 में बेच पा रही थी। अब देखो उसकी आज भी इनपुट कॉस्ट तो 5 रुपये ही है, पर महंगाई बढ़ने के कारण इसका दाम हो गया 7 रुपये। ध्यान समझना चाहिए, 7 रुपये हो गया, पहले 1 रुपये प्रॉफिट था इसका, अब आजकल ये 2 रुपये प्रॉफिट कमा पा रहा है। अब जो 2 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है तो सवाल बात है 1 रुपये कहीं और इन्वेस्ट करेगा तो ऑटोमेटिक क्या होंगे, रोजगार बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कारण है कि जब महंगाई बढ़ती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक बेरोजगारी कम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, और एक क्वेश्चन भी बना था यूपीएससी में, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग 3-4 बार यूपीएससी ने पूछा पीटी में। मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है, मुद्रास्फीति की गणना निम्नलिखित 2 विधियों द्वारा की जाती है। 2 विधि कौन सी है, एक प्राइस इंडेक्स मेथड होता है, कीमत सूचकांक विधि जिसमें अपन WPI, ठीक है, कंज्यूमर, ठीक है, होलसेल प्राइस होता है, ये PPI और परचेसिंग इंडेक्स होता है, ठीक है, GDP डिप्लेटर या GDP अस्फीति कारक, ठीक है, इन 2 आधारों पर ही अपन जो है मुद्रास्फीति की गणना करते हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है। तो सबसे पहले कीमत सूचकांक विधि, इस विधि में निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत परिवर्तन की गणना की जाती है, मतलब कि एवरेज लिया जाता है कि कितना हो रहा है, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की एक सूची तैयार की जाती है जिसे बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ कहा जाता है, तथा इस बास्केट की कीमत में औसत परिवर्तन की गणना की जाती है। इस प्रकार यह किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी को प्रदर्शित नहीं करता। सब ऐसी बात है, ये देखो ये क्या दर्शाता है, जैसे मान लो इसमें भाई चीनी कितना बढ़ा है, ठीक है, दूध कितना बढ़ रहा है, अनाज कितना बढ़ा, ऐसे करके ले लिया सब। मान लो ये 1 बढ़ा, ये 2 बढ़ा, ये 3 बढ़ा, ये 4 बढ़ा, ये 5 बढ़ा, 6 बढ़ा। अब सब ऐसी बात है, इनको जोड़ के इनका भाग दे दिया जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि 6 थी तो 3 तो 5 6 6 4 10 10 15 15 6 21 21/6, तो ऐसे मान लो 3.36 18 3 6 5 21, ठीक है। तो ऐसा करके मान लो कि इतना आया। तो ये चीज़ याद रखना कि ये जो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि कमी को प्रदर्शित नहीं करता, ये एवरेज को प्रदर्शित कर रहा है 3.5, ठीक है। तो उसी के बारे में बताएं। प्रत्येक सूचकांक के अंतर्गत मुद्रास्फीति दर की गणना करते समय निम्नलिखित 3 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। बास्केट ऑफ कमोडिटीज़, ठीक है, चयनित वस्तुएं सेवा की सूची होती है, उसमें गुड्स एंड सर्विस होता है। यही क्वेश्चन पूछा था, मैं फिर बता रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा याद रखना है चीज़ें, और ऐसे दिया है, अगर आप पढ़ोगे ना, दिया हुआ है ये चीज़ें एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो। हाँ सर, ये पीवाईक्यू में मिला। इसमें सर पेट्रोल और पेट्रोल को शामिल किया गया है या नहीं सर, पेट्रोलियम को? अरे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में उसमें वो नहीं आता ना, ये अभी तो अपन कीमत सूचकांक विधि पढ़ रहे हो, तो WPI CPI है उसमें आएगा ना, ये अलग है। इसमें बास्केट ऑफ कमोडिटीज होते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में याद रखना, होलसेल प्राइस में नहीं किया जाता, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में याद देखेंगे अभी, ठीक है, छोड़ो। बास्केट ऑफ कमोडिटीज में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होती है, चाहिए रखना। और प्रत्येक वस्तु और सेवा को आवंटित भारांश वेट दिया जाता है उसमें, और आधार वर्ष भी लिया जाता है। ये UPSC क्वेश्चन पूछा 2-3 बार। अब देखो, इसमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट होलसेल प्राइस इंडेक्स, पहले इसके आधार पर होता था, पर आजकल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर होता है। यही UPSC ने पूछा था, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक, पहले थोक मूल्य के सूचकांक पे, उससे क्या है, महंगाई का अच्छे से पता नहीं लगता था ना, क्योंकि फैक्ट्री का तो माल हमेशा सस्ता ही हो रहा है, तो मार्केट में किस दाम पे बिक रहा है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। यह सूचकांक वस्तुओं के थोक मूल्य में औसत परिवर्तन को व्यक्त करता है, ठीक है। थोक मूल्य का तात्पर्य अत्यधिक मात्रा में वस्तु की बिक्री का मूल्य है, ठीक है। याद रखना, थोक मूल्य इसीलिए जाओ ना, जैसे चांदनी मार्केट जाओ, वहाँ जो यहाँ पे 10 रुपये की चीज़ एक मिल रही है, वहाँ 10 रुपये में 10 मिल जाती है, थोक बाजार होता है ना वहाँ पे। WPI की गणना में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता, ये चीज़ याद रखना। यही क्वेश्चन आया था, इसमें याद रखना गुड्स ही रहते हैं। WPI की गणना मासिक आधार पर और आर्थिक कार्य, ये क्या है, ये संख्यात्मक जो भी है, आर्थिक कार्यालय न सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, के द्वारा की जाती है, ये भी याद रखना, ठीक है, जो कि उद्योग संवर्धन आंतरिक विभाग का हिस्सा है। तो ये चीज़ याद रखना, कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर है, इसमें क्या शामिल नहीं है, क्या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, PT में क्वेश्चन आया हुआ है। वर्तमान में WPI की गणना के लिए 2011-12 को आधार वर्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है, UPSC पूछा हुआ है, इस पैटर्न से भी आधार वर्ष भी पता होना चाहिए, रूप में प्रयोग किया जाता है। WPI की बास्केट में वस्तुओं को निम्नलिखित 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है: प्राथमिक वस्तुएं, विनिर्माण और ईंधन में ऊर्जा, ठीक है। 2011 में वारांश इसका प्राथमिक वस्तुओं का था 22.62, विनिर्मित वस्तुओं का था 64.23, और ईंधन में ऊर्जा का था इतना, ठीक है। तो सबाई सी बात है, देखो इसीलिए फ़र्क पड़ता है, जब मान लो ईंधन ऊर्जा बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ जाता है, विनिर्मित वस्तुओं को बढ़ रहा है तो बढ़ जाएगा। प्राइमरी वस्तु जैसे मान लो, इसीलिए देखो किसी कंपनी में मान लो कि बिस्कुट बन रहा है, ध्यान समझ, यहाँ विनिर्मित हो रहा है, बिस्कुट बन रहा है, मान लो गेहूँ का दाम बढ़ गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो है इस बिस्कुट का दाम भी बढ़ जाएगा, ठीक। दूसरी बात सोचो कि ईंधन बढ़ गया, सप्लाई मान लो यातायात जो है, ठीक है, उसकी कॉस्ट बढ़ गई तो वो महंगा हो जाएगा, तो इसीलिए निकाला जाता है। कुल वस्तुओं की संख्या 697 में, छोड़ो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इतना नहीं पूछेगी UPSC, बस इतना पता होना चाहिए उसमें सर्विस नहीं है, इसे याद रखना। किसका आधार वर्ष क्या है, 2011-12, वो भी याद रखना। WPI में कीमतों की गणना करते समय अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, याद रखना। इनडायरेक्ट टैक्सेस को गणना नहीं किया जाता, उसमें बाद में लगता है, इसीलिए तो दिक्कत है, इसीलिए तो अपन आजकल CPI यूज़ करने लग गए, ताकि WPI को PPI के समरूप बनाया जा सके, पावर परचेसिंग इंडेक्स है, ये भी UPSC ने क्वेश्चन पूछा था। खाद्य मुद्रास्फीति की गणना प्रत्यक्ष रूप से करने के लिए WPI फूड इंडेक्स की शुरुआत की गई है। ये खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है, ठीक है। रिफ्लेशन, ये मुद्रा स्फीतिकारी दर पर नियंत्रण लगाने का होता है, छोड़ो अभी कॉन्सेप्ट से सीखो। अब अगला WPI की उपयोगिता है, क्या महत्व इसका, इस सरकार की CPI पर आधारित मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का प्रयास किया जा सकता है, छोड़ो। यह सूचकांक समग्र आर्थिक स्तर पर थोक मूल्यों के आधार पर मुद्रास्फीति दर की जानकारी देता है। इसके द्वारा सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए खुदरा मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने संबंधी हस्तक्षेप कर सकती है। इसलिए देखो, जब टमाटर के बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गए थे ना, तो गवर्नमेंट ने फिर बैन कर दिया था कि आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना, जो मान लो कि जमाखोरी करा तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, इस तरीके से होता है। निवेशकों द्वारा निवेश से संबंधित निर्णय लेने में CPI का प्रयोग किया जाता है। जब इन्वेस्ट करना होता है तो याद रखना CPI का लिया जाता है। अब आता है CPI, ये इंपॉर्टेंट है, आजकल इसी से आधार पर होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निर्वाह सूचकांक भी बोलते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी बोलते हैं। वस्तु प्लस सेवा, CPI की गणना गुणात्मक औसत के आधार पर, ठीक है। CPI के अंतर्गत उपभोक्ता मूल्य में औसत परिवर्तन की गणना की जाती है, ठीक है, मतलब एवरेज कितने चेंज हुआ, याद रखना, उसमें भी यही कर रहे थे। इस गणना में वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है, यही चीज़ याद रखना, यही UPSC ने क्वेश्चन पूछा था।
अरे मैं फिर बता रहा हूँ, यही छोटी छोटी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीपीआई के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की संख्या को निर्धारण पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसका आधार क्या है, ठीक है। सीपीआई की पुरानी श्रृंखला के अंतर्गत सीपीआई को 4 वर्गों में बांटा गया था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को, ठीक है। तो याद रखना, एक बार डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा था कि लेबर का कौन निकालता है, इसका श्रम मंत्रालय निकालता है। यही क्वेश्चन आया था 2022 में भी। ये जब बता देखो क्वेश्चन यहीं से बन रहा है, तो थोड़ा सचेत रहो, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब ये पूछ ले, कभी ये पूछ लेगा गणना कौन कर रहा है, ठीक है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण मजदूरी पर, ठीक है। तो याद रखना, इसकी गणना श्रम ब्यूरो द्वारा की जाती है, इन दोनों के द्वारा, CPI-AL कृषि मजदूर, ठीक है, इनकी, और CPI-UNM अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, ठीक है, औद्योगिक श्रमिक, ठीक है। सीपीआई संयुक्त में वाहन के लिए पेट्रोल और डीजल विविध समूह के उपसमूह परिवहन और संचार का हिस्सा है। सीपीआई में है, याद रखना, पेट्रोल और डीजल। इस विसंगति को दूर करने के लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन में से खाद्य एवं पेय पदार्थ, ईंधन में प्रकार, ये आ गया हमें, तुम जो बोल रहे थे, इसलिए इधर उधर की चीज़ें इधर उधर मत टाका करो। अब देख लो तुम कहाँ बात कर रहे थे, आया क्या। जब सीपीआई से अपन याद रखना, जो सीपीआई में जो रहता है उसमें से अगर तेल और उसको हटा देते हैं परिवहन को, ठीक है, तो उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोला जाता है। ईंधन और प्रकाश जब हटा दिया जाता है। इस विसंगति दूर करने के लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन में से खाद्य पेय पदार्थ, ईंधन और प्रकाश के साथ साथ वाहन के लिए पेट्रोल और डीजल के प्रभाव को हटाकर इन्फ्लेशन की गणना की जाती है। इसे परिष्कृत कोर इन्फ्लेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, उसके लिए किया जा सकता है। अगला पावर, ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, पावर परचेसिंग इंडेक्स नहीं, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। उत्पादक कीमत सूचकांक, यह सूचकांक वस्तुओं सेवाओं की उत्पादन कीमतों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है, अर्थात यह उत्पादक के दृष्टिकोण से मूल्य में परिवर्तन को व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो प्रोड्यूस कर रहा है भाई, उसको कितनी कॉस्ट लग रही है, उसके आधार पर। इस सूचकांक में उत्पादन की मूल कीमतों का प्रयोग किया गया है। मूल कीमतों के अंतर्गत टैक्स, परिवहन लागत आदि को शामिल नहीं किया गया। तो यह याद रखना कि इसमें मतलब इसका सबसे उत्पादक कीमत, मतलब भाई उसको प्रोडक्शन के लिए, जैसे गेहूँ है भाई, उसको कितना लग रहा है रुपये। अब ऐसा नहीं उस पर टैक्स जोड़ने के बाद नहीं, उससे पहले बताओ उसको कितना लगा, और एक्चुअल में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितना बन रहा था, ताकि वो कंपेरिजन करना अच्छा हो जाता है। पीपीआई से संबंधित सरकार द्वारा प्रोफेसर BN गोंदार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, जिसने पीपीआई के गठन का सिफारिश प्रस्ताव किया था। समिति के अनुसार पीपीआई का आधार वर्ष 2011-12 होना चाहिए, तो इसकी गठन मासिक आधार पर की जानी चाहिए। अभी ये याद रख लेना। और ये क्वेश्चन मैं फिर बताऊँ, अभी तक बना नहीं है, तो ये चांसेस है इसका बन जाए। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो अपन देख ही लिया। यदि मुद्रास्फीति दर का निर्धारण करते समय बास्केट में उपस्थित सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल कर लिया जाए, तो प्राप्त मुद्रास्फीति दर को हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। ये WPI और CPI आधारित हो सकती है, दोनों पे आधारित हो सकती है, तो ये चीज़ याद रखना। ये हेडलाइन इन्फ्लेशन था। हेडलाइन इन्फ्लेशन याद रखना कि अभी किस पे मापते हैं, WPI में या CPI में? CPI अच्छा देता है ना, पहले WPI पे नाप रहे थे, फिर अभी पे चेंज कर दिया, इसलिए तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2020 में। सबाइश बात है ना, एक्चुअल तो पता तभी लगता है ना महंगाई का। भाई फैक्ट्री पे तो देखो, सोचो वो आज ही 5 रुपये में मिल रही है पर इधर मैंने बताया ना वो 7 रुपये में मिल रही थी। तो महंगाई का अगर एक्चुअल अपने को करना है तो वो कंज्यूमर, भाई रियलिटी में कंज्यूमर पे इम्पैक्ट पड़ता है ना, ठीक है। चलो आ जाओ। कोर इन्फ्लेशन, गैर खाद्य तथा स्थायी मुद्रास्फीति। यदि मुद्रास्फीति दर की गणना करते समय हेडलाइन इन्फ्लेशन में से भी, उसमें से सोचा अपन अगर खाद्य वस्तुएं ईंधन के प्रभाव को हटा दिया जाए, तो प्राप्त मुद्रास्फीति दर कोर इन्फ्लेशन कहलाती है। अनेक विशेषज्ञ कोर इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति का बेहतर पैमाना मानते हैं, क्योंकि खाद्य वस्तुएं ईंधन की कीमतों में अल्पकालिक तथा अस्थायी वृद्धि होती है। इसका मुख्य कारण आपूर्ति में कमी होती है, और कोर इन्फ्लेशन WPI तथा CPI आधारित हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अगला रिफाइंड इन्फ्लेशन, परिष्कृत मुद्रास्फीति। परंपरागत रूप से कोर इन्फ्लेशन की गणना करते समय खाद्य में पेय पदार्थ तथा ईंधन और प्रकाश के प्रभाव को हटा दिया जाता है, ठीक है। परंतु CPI कंज्यूमर में वाहन के लिए पेट्रोल और डीजल को ईंधन एवं प्रकाश में शामिल नहीं किया गया, अतः ईंधन की कीमतों में वृद्धि कोर इन्फ्लेशन को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। तो उसी को जब हटा के जब किया जाता है तो उसको रिफाइंड इन्फ्लेशन बोलते हैं। दोबारा समझना इसको। परंपरागत रूप से देखो, कोर इन्फ्लेशन गणना करते समय अपन क्या करते हैं, खाद को भी नहीं जोड़ते हैं, पेय पदार्थ तथा ईंधन में प्रकाश के प्रभाव को हटा दिया जाता है।
परंतु सीपीआई कंज्यूमर में वाहन के लिए पेट्रोल और डीजल को ईंधन एवं प्रकाश में शामिल नहीं किया गया है, अतः ईंधन की कीमतों में वृद्धि कोर इन्फ्लेशन को प्रभावित कर सकती है। अब आता है CPI-IW उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उद्योग मजदूरों के लिए। यह एक औसत कामकाजी वर्ग के परिवार द्वारा उपयोग की जा रही निश्चित वस्तुओं सेवाओं में के खुदरा मूल्य में परिवर्तन को दर्शाता है, जो जिनका वो कंजम्पशन करते हैं। इसका मापन श्रम कार्यालय द्वारा किया जाता है प्रति माह मासिक आधार पर। याद रखना, यही क्वेश्चन बना था 2000 UPSC 2022। नीति निर्माण के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के अलावा इस सूचकांक का प्रयोग वेतन निर्धारण तथा कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते के ये DIY DP ठीक है निर्धारण में किया जाता है। हाल ही में इसके आधार वर्ष 2001 में बदलकर 2016 कर दिया गया, तो ये भी चीज़ याद रखना। CPI की नई श्रृंखला के अंदर CPI-C संयुक्त कंबाइंड की शुरुआत की गई है। ठीक है, 2012 में शुरुआत की गई थी। CPI अर्बन, CPI रूरल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। CPI संयुक्त की गणना के लिए वर्ष 2012 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है। नई श्रृंखला में वस्तुओं सेवाओं का वर्गीकरण समूह में व्यक्त किया जाता है। जिसमें कौन कौन आता है? खाद्य पेय पदार्थ, तंबाकू, पान, मादक पदार्थ, कपड़े, जूते, आवास, ईंधन और प्रकाश, विविध सेवाएं। CPI की नई श्रृंखला में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक की गणना भी पृथक रूप से ही की जाती है। CPI संयुक्त की गणना मासिक आधार पर NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इसके द्वारा की जाती है, NSO के द्वारा, जो आजकल NSO हो चुका है। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री भी याद रखना, ये चीज़ याद रखना क्योंकि देखो इस टाइप का UPSC क्वेश्चन बनाती है, एक मिनिस्ट्री दे देता है, डिपार्टमेंट दे देता है, ये पता होनी चाहिए। CPI की उपयोगिता क्या है? ये सूचकांक उपभोक्ता क्रय शक्ति में परिवर्तन को व्यक्त करता है, इसीलिए इसको आजकल यूज किया जा रहा है। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म तस्वीर का आकलन किया जा सकता है। RBI द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए CPI आधारित मुद्रास्फीति को आधार बनाया जाता है, इसी के आधार पर होता है, तो मैं वही बता रहा था। ठीक है, अब देखो ये भी डायरेक्ट UPSC में क्वेश्चन आया हो, डायरेक्ट पूछ लिया था UPSC ने, बेस इफेक्ट क्या होता है। मतलब बेस इफेक्ट सब ऐसी बात है कि आपने भाई बेस क्या लिया है, बेस ईयर क्या ले रहे हो, उस टाइम मान लो क्या महंगा था, क्या था। आधार वर्ष 2011-12 है सर। अब मान लो कि उस टाइम इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम था, परंतु आज वो चीज़ें बहुत महंगी हो गई है, इसलिए तो बोला जाता है कि भाई आधार वर्ष चेंज होते रहना चाहिए। सही नहीं है, नहीं वो तरीका। मुद्रास्फीति की गणना करते समय वर्तमान वर्ष के सूचकांक की पिछले वर्ष के सूचकांक से तुलना की जाती है तथा यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि मुद्रास्फीति दर में कितनी वृद्धि हुई है, उसे आधार प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आधार वर्ष लेते हैं अपन, आधार वर्ष के आधार पर ही फिर अपन जो इन्फ्लेशन का काउंट करते हैं। तो पिछले वर्ष का मूल्य सूचकांक और वर्तमान वर्ष का मूल्य सूचकांक इंटू 100, तो ये आधार प्रभाव कहलाता है। ये आया हुआ UPSC क्वेश्चन है। समिति ने इसे प्रायोगिक तौर पर लागू करने की सिफारिश की तथा व्यापक विचार विमर्श कर WPI से PPI की ओर अग्रसर होने की बात की है। ठीक है, ये है नेशनल हाउसिंग बैंक, नहीं ऐसे ही है। यह सूचकांक भारत का पहला आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, पहला है भारत का। इसकी शुरुआत वित्त मंत्रालय के आदेश पर NSB द्वारा जुलाई 2007 में की गई थी। यह त्रिमासिक आधार पर भारत के विभिन्न शहरों में आवास की कीमतों में परिवर्तन को व्यक्त करता है। इसकी गणना के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 50 शहरों की शामिल किया गया है। इसे याद रखना कि देखो मैं फिर बता रहा हूँ कौन निकालता है क्या है, बस इतना याद रखो। आधार वर्ष क्या है इसके याद रखना। वर्तमान इसका आधार वर्ष 2017-18 है। यह सूचकांक की सहायता से निवेशक, बैंक, विभिन्न नीति निर्माता अपनी नीतियों में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे रियल एस्टेट क्षेत्र में, रियल एस्टेट फाइनेंस के क्षेत्र में निर्णय लेने में सहजता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? सूक्ष्म शहरी और राष्ट्रीय स्तर पर आवास कीमतों में परिवर्तन को चिन्हित करना। ठीक है, उसका उद्देश्य है। अब भाई बात है कि इन्फ्लेशन टारगेट कैसे किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, तो गवर्नमेंट और RBI दोनों की भूमिका होती है ताकि मूल्य स्तर को एक निश्चित स्तर तक एवं सीमा तक बनाए रखें। लाभ क्या होगा? मूल्य में स्थिरता रहेगी, ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगा। टमाटर पता कल गए तो 100 रुपये किलो, अगले दिन 10 रुपये किलो मिल रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए ना, दोनों बैलेंस रहना चाहिए। मूल्य में स्थिरता रहनी चाहिए। स्थिरता से बचत पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मान लो अचानक से महंगाई बढ़ गई तो ऑटोमेटिक लोगों की सेविंग खत्म हो जाती है। कंपनियों को बाजार पूर्वानुमान लगाने में, सटीक निर्णय लेने में सुविधा होती है। इसीलिए इन्फ्लेशन को टारगेट करने की ज़रूरत है। तो इसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे? केंद्र सरकार में केंद्रीय बैंक आपसी सहमति के आधार पर अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। क्या इसीलिए याद करो मैंने बोला था 2 + -4 यही चल रहा है, 4 + -2। ठीक है, यही चाहता कि यहीं तक रहे।
तथा उसी लक्ष्य अनुसार मौद्रिक नीति में राजकोषीय नीति में परिवर्तन किए जाते हैं। वर्तमान में वर्ष 2026 तक इस लक्ष्य को 4 ± 2 CPI आधारित रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये मेंस का भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना कि कैसे RBI जो है मेजर अपनाता है। ठीक है, ये रुक जाओ मुद्दा से, ये पूरा रुक जाओ, ये कल मेंस का टॉपिक के साथ में करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, फिर बारह बता रहा हूँ, ये मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। रुक जाओ ये। ठीक है, इन्फ्लेशन देखो मैं फिर बता रहा हूँ, PT के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो करंट अफेयर में जब भी पढ़ो तो थोड़ा अच्छे से देख लेना, इसके लिए कोई नया चीज़ हो रहा है तो। और मैं फिर बारह बता रहा हूँ, जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चनों को अच्छे से करो। आज मैं तुम लोगों को मेंस का पेपर दिखाता हूँ। रुक जाओ, इसी साल का पेपर देखते हैं। ध्यान से समझना। देखो अभी जो बेसिक पढ़े अभी तो उसमें से आएगा। अब देखो मैं इसीलिए मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, देखो उन चीज़ों को इग्नोर मत करो। यही PT में क्वेश्चन आया, याद है, MSME सेक्टर के बारे में। और मैंने बोला था योजना मैगजीन में, देखो योजना मैगजीन में दिया था, तो PT में भी पूछा प्लस मेंस में भी पूछा। मैं फिर बता रहा हूँ, योजना कुरुक्षेत्र उनको मत लो भाई, वो गवर्नमेंट की मैगजीन, आप समझते नहीं हो, समझो ये चीज़। और जाके वो देखो धीरे धीरे डाला था वो चीज़। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, योजना देखो मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा है, आप उठा के नहीं तो जाके देख लो। और मैंने तो सारे वो भेजा हुआ है, आप विश्वास करो, उनको पढ़ो। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, जाके देखो, उसमें डायरेक्ट दिया था GDP विनिर्माण क्षेत्र के लिए विशेषकर MSME की बड़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सरकार वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। अरे डायरेक्ट तुम्हें वहीं से ही मिलेगा, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। अब देखो यही PT में भी क्वेश्चन यही आया, मेंस में भी आया, इसलिए मैं बहुत बता रहा हूँ बार बार। PT से मेंस में PT में यही चक्कर चलता रहता है। और ये कहाँ से उठा रहे हैं, योजना से उठा रहे हैं। ठीक, आगे देखो, बात है अर्थव्यवस्था में डिजिटल की स्थिति, जाके देख लो। ये भी योजना या कुरुक्षेत्र का उनमें से, या डाउन टू अर्थ या साइंस रिपोर्टर उनमें से है ये टॉपिक। इस संबंध में आने वाली समस्या परीक्षण कीजिए, सुझाव दीजिए। ये सब डायरेक्ट वहीं मिल जाएगा योजना कुरुक्षेत्र में। कृषि उत्पादों के उत्पादन विपणन में ई तकनीक किसानों को, ये भी जाओ, आपको योजना ये कुरुक्षेत्र में मिल जाएगा आपको। भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य उपाय बताइए। आर्थिक मानदंड के अंदर भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति कैसे प्रभावी सुधार माना जा सकता है। ये स्टडी टॉपिक है, सिलेबस का टू द पॉइंट टॉपिक है। AI की अवधारणा परिचय दीजिए। AI क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है। क्या आप स्वास्थ्य सेवा में AI के उपयोग में व्यक्ति की निजता को खतरा महसूस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। AI सिलेबस का टॉपिक है डायरेक्ट, इसीलिए बोला सिलेबस के टू द पॉइंट नोट्स बने होने चाहिए। उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिन्हें सूक्ष्म जीवी समय हो रही ईंधन की कमी से पार पाने में मदद कर सकता है। ये साइंस रिपोर्टर जो मैगजीन है उसमें मिल जाएगा आपको, देख लेना जाके। ये एक्ट आया था, बांध रिहेबिलिटेशन एक्ट, इसीलिए पूछा है क्वेश्चन। इसीलिए जब भी है ना ये चीज़ रखना। अब मैं एक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, जब भी कोई बैंक बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो पारित हो जाता है तो क्वेश्चन UPSC हमेशा पूछते। तो जैसे मान लो अभी बजट सेशन आएगा, शीतकालीन सत्र तो शायद अभी चल रहा है ना, इसमें देखो कोई बिल पारित हो रहा है तो फिर उसके बाद में उधर देखना। तो ये चीज़ याद रखना कि वो PT में क्वेश्चन भी बनते हैं और मेंस में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। बांधों की विफलता हमेशा पहले कार्य होती है, विशेष रूप से नीचे की, और जिसके परिणाम से जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। याद करो केरल में बाढ़ आई थी बांध के कारण। बांधों की विफलता के विभिन्न कारणों विश्लेषण कीजिए। बड़ी बांधों की विफलता के 2 उदाहरण दीजिए। सोचो 2018 में चर्चा में था, चर्चा में तो ये नहीं, दिल्ली में भी तो हुआ ना भी, यमुना में जब बाढ़ आई थी, इसीलिए आया ये क्वेश्चन, इसीलिए आया। ठीक है, तेल प्रदूषण क्या है, सामुद्रिक परिस्थिति तंत्र पर इसके क्या प्रभाव है। जैसे अब देखो ये PT का क्वेश्चन है, याद करो 2011-12 जिसमें ऑयल जेपर का यूज़ करते थे अपन, ये वही क्वेश्चन है। ये आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र डायरेक्ट अपने सिलेबस में दिया हुआ है। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र में जन समुदाय विश्वास बहाल करने में दिलो दिमाग जीतने का आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू और कश्मीर संघर्ष समाधान के रूप में सरकार द्वारा अपनाई गई, चर्चा कीजिए। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं फिर उधर ऑब्जर्व करोगे सब दिखता है। सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार, गोला बारूद, ड्रग्स आदि मानवरहित हवाई वाहन की मदद से पहुंचाया जाना हमारी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस खतरे में निपटने के लिए कौन सी, ये इंटरनल सिक्योरिटी क्वेश्चन है, बॉर्डर इश्यूज से डायरेक्ट क्वेश्चन है। भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी प्रकृति संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगार करने के लिए अपनाई गई पद्धति, ये 9th क्लास की NCERT पढ़ लो, जाके दिया हुआ।
देखभाल अर्थव्यवस्था और मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था के बीच डिस्टिंक्शन बिटवीन केयर इकोनॉमी एंड मोनिटाइज इकोनॉमी। महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था कैसे बदला जा सकता है। देखो मैं अभी देखो कितना अच्छा, ये आपको मिल जाएगा इकोनॉमी सर्वे में जाके देख लेना। अब देखो ना, अब ये क्वेश्चन मैं पक्का बता रहा हूँ ना, जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, पर बहुत ईजी है, पर इसने आखिर में हिंट दे दिया, कहा महिला सशक्तिकरण द्वारा। सोचो महिला मतलब जैसे मान लो जब घर का काम कर रही है तब तो उनको ना कोई पैसा दिया जाता है, ठीक है, तो वो केयर इकोनॉमी है। पर सोचो उसी को जब मोनिटाइज कर दिया जाता है, वही महिला जब मान लो आजकल जोमेटो के लिए खाना बना रही है, तो ये क्वेश्चन ये है। अब ये चीज़ समझो, वो क्वेश्चन को सीधे सीधे नहीं पूछ रहा भाई, वो थोड़ा बहुत अब ये समझना पड़ेगा भाई, केयर इकोनॉमी क्या होता है, मोनिटाइज क्या होता है। मोनेटाइज मतलब ये होता है कि आप पैसों को चीज़ों कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। खपत पैटर्न और विपणन दशांश परिवर्तन के संदर्भ भारत में फसल को अपनी पैटर्न में हमेशा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। और मेरे जो नोट्स हैं, मैं देखा हूँ कि मैंने 2019 में नोट्स बनाए थे, आज भी वो सोचो ये देखो, ये क्वेश्चन उससे है, ठीक है, ये उससे है, ये उससे है, ये वाला है, ठीक है, ये नहीं, तेल प्रदूषण नहीं है, ये बांध दो, चलो करंट अफेयर का है तो ये छोड़ो, ये है, मिल जाएगा मेरे नोट से, ये वाला मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। तो मतलब मेरे कहने में मतलब कि देखो, इसीलिए बताओ कि अगर आप सिलेबस वाइज नोट्स बनाते हो, आपको ऐसा हो ही नहीं सकता क्वेश्चन बाहर चले जाएंगे। फिर थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ो, बस हो जाएगा काम। भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है, ये भी मेरे नोट्स है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा उठाए गए, अब देखो यही पीटी का क्वेश्चन है, यही मेंस का क्वेश्चन बन रहा है। इलेक्ट्रिकल वाहनों द्वारा अपने तेजी से बढ़ रहा है कार्बन उत्सर्जन कम करने में फेम इंडिया मिशन के बारे में, यही पीटी में भी आया था, मेंस में भी हुआ। बाहर के तेजी, अब ये देखो, ये योजना की मैगजीन में जाके पूरा एक एक लाइन, इसका एक एक आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ये सब सारा, ये सारा योजना मैगजीन आई थी सितंबर की, एक एक चीज़ मिल जाएगी तुम्हें, एक एक चीज़। भारत सरकार द्वारा किए गए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि से, देखो वेटलैंड कितना इंपॉर्टेंट है, पीटी में भी आया, मेंस में भी आया। सोचो, जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल ने वैश्विक समंदर में 21वीं ईस्वी तक लगभग मीटर की वृद्धि का अनुमान लगाया। हिंद क्षेत्र में भारत दूसरे देशों में इसका क्या प्रभाव होगा, कितना रिपीटेड टीम में, इसलिए बोला पीवाईक्यू मॉडल आंसर बना लो, ये रिपीटेड है, ये GS1 में पहले पूछा गया था, ग्लोबल वार्मिंग के फर्क। भारत द्वारा सामने की जाने वाली सुरक्षा चुनौतियाँ कैसे खत्म कर लो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में आतंकवाद के बीच, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो मैं बोलता हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो सुना करो, ये वहाँ पे अगर जाके सुनोगे ना, तो ये पूरा जब भी मीटिंग होने वाली थी उस टाइम पूरा एक चर्चा का विषय करके आया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं फिर बार बता रहा हूँ, चाहे पेपर आप कोई सा उठा के देख लो, 12 पेपर देखो, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, मैं डेली ट्राई करूँगा कि वैसे एक पेपर दिखाते रहो। चलो ठीक है, और किसी कुछ पूछना हो तो बोलो। आपने जो मेंस के जो नोट्स बनाए हैं खुद के, जो आप अभी बता रहे हो, वो भेजे हुए हैं? नहीं, वो अभी मैंने भेजा भी नहीं है, अभी खुद से काम करो। भेज देना मेरे को, मैं देखना है कैसे बनाया आपने। ठीक है, मैं भेज दूंगा। परंतु देखो वो नोट ऐसे है ना कि देखो मैंने जैसे बनाए थे, मैं बताऊँ कैसे बनाए थे। मैंने पहले सिलेबस लिया, सिलेबस का मान लो मैंने लैंड रिफॉर्म उठा लिया, तो लैंड रिफॉर्म में जैसे मान लो कि भाई क्या होता है, इसे सुधार क्या चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास कर रही है, तो ऐसे करके इस कॉन्टेक्स्ट में बनाए। तो वही कॉन्टेक्स्ट में आज भी पूछे जा रहे हैं, 2019 में मैंने बनाया, सोचा अभी भी वही कॉन्टेक्स्ट में पेपर बन रहा है। तो वही चीज़ याद रखोगे, इसलिए सिलेबस का अगर नोट्स बनाओगे तो बहुत काम आता है, ठीक है। भेज दूंगा, मैं ट्राई करूँगा, तो ऐसे तो मुझे वो देना ही है सब वो नोट्स, तो मैं सोच रहा हूँ कि चीज़ों को अपडेट करके दिया जाए, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।